जय हिंद बच्चों। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब बच्चे? गुड मॉर्निंग प्रियांशु कुमारी। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग बच्चे। क्या सबके पास मेरी आवाज जा रही है? क्या सबके पास मेरी आवाज जा रही है बच्चे? यस और नो? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सबको। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। राखी, विवेक, जय हिंद। राखी कुमारी, गुड मॉर्निंग बच्चे। मॉर्निंग सुप्रिया। मैं भी ठीक हूँ विवेक। चलिए, आवाज क्लियर है? सब बातें क्लियर हैं? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। हम लोग कौन सी कहानी पर चल रहे थे बच्चे? हाँ, हम लोग कंडीशनल सेंटेंसेस के ऊपर चल रहे थे और शायद मैंने बोला था कि अब हमारी लास्ट क्लास चलेगी कंडीशनल क्लासेस की, कंडीशनल सेंटेंसेस की लास्ट क्लास चलेगी। हमने ये बात कही थी कल ही होता हमारा लास्ट क्लास, लेकिन क्या करें, ये कम वक्त लाइट हमारी जिंदगी से जाता ही नहीं। गुड मॉर्निंग गुड़िया। चलिए, अब थोड़ा सा बातों को आगे बढ़ाते हैं और थोड़ी सी गहराई में और चलने का काम करते हैं। किसके? तो हम चलेंगे चलिए बच्चे, कंडीशनल सेंटेंसेस की कहानियों को अब थोड़ा सा और आगे लेकर चलते हैं। और इस आगे की कहानी में बच्चे अब थोड़ी सी गहराई पकड़ेंगे और इस गहराई में हमें किसके बारे में जानकारी चाहिए? तो इस गहराई में हमें इस गहराई में हमें बच्चे इसके बारे में फर्क देखना है। चलिए, लड़ाई लड़वाते हैं इसके बीच में, लड़ाई लड़वाते हैं इफ और किसके बीच में? इन केस के बीच में। ठीक है, इन दो के बीच में थोड़ी सी लड़ाई लड़वाते हैं। इफ और इन केस के बीच में हम थोड़ी सी लड़ाई लड़वाना चाहते हैं। ठीक है, चौधरी, गुड मॉर्निंग। पढ़ लेंगे बच्चे, विवेक पढ़ लेंगे। चलिए, इफ और इन केस के बीच में थोड़ी सी लड़ाई लड़वाते हैं। आपके सामने कुछ सेंटेंसेस में लिख कर दे रहा हूं, इस पर थोड़ा सा ध्यान लगाइए और अपने आंसर सजाने का काम करिएगा। उसके बाद मैं इसके क्या बोलते हैं, इसके कॉन्सेप्ट पर आऊंगा कि किस तरीके से ये काम करता है। ठीक है, हेलो। हाँ सर।
ठीक 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 है, तो वो भेज दीजिएगा मेरे पे। नहीं, ठीक ठीक। चलिए बच्चे, आपके सामने चार प्यारे प्यारे सवाल हैं। इन चारों सवालों को देखिए, समझिए और बताने का काम करिए कि यहाँ पर आप इफ लगाइएगा, कहां पर इफ लगाइएगा, कहां पर इनकेस लगाइएगा। तब तक 2 मिनट में आप चाय अपना खत्म कर लो। चलिए बच्चे, थोड़ा सा इसके फर्क को समझते हैं। हमें एक बात पता है बच्चे कि अगर हम क्या करते हैं, इफ लिखते हैं तो इफ के साथ हम क्या बताने का काम करते हैं बच्चे, कंडीशन बताते हैं। इफ के साथ हम क्या बताने का काम करते हैं, कंडीशन, एंड देयर आफ्टर वी से द रिजल्ट। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या बताने का काम करते हैं बच्चे, रिजल्ट बताने का काम करते हैं। पहले गौर से समझिएगा, मैं एक सेंटेंस लिख रहा हूं, इस सेंटेंस को गौर से समझने का काम करिएगा। ठीक है, अगर मैं बोलता हूं क्या चीज, मैंने बोला इफ इट रेन्स, इफ इट रेन्स आई विल नॉट गो टू माई ऑफिस। देखिए बच्चे, जब भी हम इफ के साथ कोई कंडीशन या रिजल्ट बताते हैं, जब भी हम इफ के साथ कोई कंडीशन या रिजल्ट बताने का काम करते हैं, तो इफ के साथ बताया गया जो भी सीक्वेंस होता है उसमें कंडीशन पहले होती है, कंडीशन पहले बताई जाती है, रिजल्ट उसके बाद सोचा जाता है। ठीक है, समझ में आ रही है बात, रिजल्ट उसके बाद क्लियर होता है। जैसे कि यहाँ पर अगर मैंने बोला इफ इट रेन्स, मतलब कि अगर बारिश होती है, पहले क्या होगा, बारिश होगा, पहले बारिश होने का काम होगा, उसके बाद रिजल्ट जो होगा, तब मैं क्या, कहा नहीं जाऊंगा, ऑफिस नहीं जाऊंगा। मतलब कि जब भी हम इफ के साथ कोई भी सीक्वेंस बताने का काम करते हैं तो कंडीशन के हिसाब से, किसके हिसाब से बच्चे, कंडीशन के अकॉर्डिंग हम रिजल्ट को सोचते हैं। किसके हिसाब से हम रिजल्ट को सोचते हैं, पहले कंडीशन घटता है उसके बाद हम रिजल्ट के बारे में सोचते हैं। लेकिन जब हम इस इनकेस की बात करते हैं, ठीक है, जब हम इस इनकेस की बात करते हैं तो इनकेस में क्या होता है कि इनकेस में जब भी कंडीशन और रिजल्ट बताए जाते हैं, कंडीशन और रिजल्ट बताए जाते हैं, तो रिजल्ट पहले सोच लिया जाता है, रिजल्ट पहले सोच लिया जाता है किसके हिसाब से, कंडीशन के हिसाब से। समझ में आ गई बात, रिजल्ट को पहले एज्यूम किया जाता है किसके हिसाब से, एक सेकेंड, रिजल्ट को क्या किया जाता है बच्चे, रिजल्ट को पहले सोचकर कंडीशन को बताया जाता है। जैसे कि अगर मैं बोलूं, अगर मैं आपके सामने बोलूं इन केस इट रेन्स आई विल टेक दिस रेन कोट। ठीक है,
यहाँ पर देखिए ये रहा हमारे पास रिजल्ट, उसने पहले ही रिजल्ट क्या कर लिया है, एज्यूम किया है, मतलब कि उसने पहले ही अपने रेनकोट को अपने पास रख लिया है। जैसे अभी बारिश का मौसम थोड़ा बहुत चल रहा है, तो मैं क्या करूंगा, मैं तो ये तो नहीं देखूंगा कि बारिश होगी तब मैं रेनकोट लेकर जाऊंगा, ऐसा तो होगा नहीं। बारिश का मौसम जैसे ही चल रहा है वैसे ही मैं पहले से ही अपने साथ क्या कैरी करके लेकर चला जाऊंगा, अपने साथ रेनकोट कैरी करके लेकर चला जाऊंगा। तो जब हम इन केस की बात करते हैं तो रिजल्ट पहले एज्यूम किया जाता है और कंडीशन कब होती है, बाद में घटती है। समझ में आ रही है बात? तो इन केस में कंडीशन को बाद में सोचा जाता है, रिजल्ट पहले सोच लिया जाता है। और इफ के साथ अगर हम बताते हैं तो कंडीशन पहले घटती है, रिजल्ट बाद में होता है। ठीक है, चलिए पहले सेंटेंस पर आते हैं। लिखा हुआ है यू नीड माई कार, यू कैन टेक इट। अगर तुम्हें जरूरत होगी तो तुम मेरी कार ले जा सकते हो। ठीक है, जरूरत होगी तो तुम मेरी कार ले जा सकते हो। पहले जरूरत होगी, उसके बाद कोई कार ले जाएगा, मतलब कि ये रहा हमारे पास कंडीशन, ये जो रहा बच्चा वो रहा हमारे पास कंडीशन। कंडीशन पहले होनी चाहिए, मतलब नीड जब तक नहीं होगी तब तक कोई कार नहीं ले जाएगा, तो रिजल्ट बाद में होगा। जब कंडीशन हम बता रहे हैं तो हम पहले अगर कंडीशन बताने का काम कर रहे हैं तो हम इफ के साथ बताएंगे। ठीक है, दूसरे सेंटेंस में लिखा हुआ है डैश यू नीड मनी यू कैन कैरी माई डेबिट कार्ड। बोल रहा है कि अगर तुम्हें पैसे की जरूरत होगी तो तुमको पैसे की जरूरत पड़ सकती है, इसीलिए तुम मेरा डेबिट कार्ड अपने साथ कैरी करो। ठीक है, मतलब कि डेबिट कार्ड वो पहले ले जाएगा, पैसे की जरूरत हो चाहे ना हो, लेकिन वो पहले क्या लेकर जाएगा, अपना डेबिट कार्ड, दूसरे का डेबिट कार्ड लेकर जाएगा। तो रिजल्ट पहले एज्यूम कर लिया गया है, हो सकता है कि उसे पैसे की जरूरत हो, इसीलिए वो डेबिट कार्ड लेकर जाएगा। तो इसीलिए हम यहाँ पर क्या चीज लगाएंगे बच्चे, इन केस लगाने का काम करेंगे। क्या लगाएंगे बच्चे, इन केस लगाने का काम करेंगे। आगे लिखा हुआ है ही कैन क्लेम द पॉलिसी डैश ही मीट्स विथ एन एक्सीडेंट। देखिए कोई पॉलिसी कब क्लेम करता है, क्लेम करेगा तब जब वो पहले कहां से मिल जाएगा बच्चे, पहले उसका एक्सीडेंट होगा तब वो क्लेम करेगा। एक्सीडेंट होने से पहले तो कोई क्लेम नहीं करता है कोई पॉलिसी को। जब एक्सीडेंट पहले होगा तो कंडीशन ये रहा हमारे सामने, पहले होने वाला है, तो जब पहले हो रहा है तो हम इफ के साथ बताएंगे। ठीक है, जब कंडीशन पहले बताई जाएगी, जब कंडीशन के हिसाब से रिजल्ट होगा तो इफ लगाएंगे, कंडीशन के हिसाब से रिजल्ट नहीं हो रहा है, रिजल्ट पहले हम एज्यूम कर रहे हैं तो इन केस लगाएंगे। देखिए ही विल बाय द पॉलिसी, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, बाय द पॉलिसी। कोई एक्सीडेंट होने के बाद तो पॉलिसी खरीदता नहीं है, एक्सीडेंट होने से पहले ही पॉलिसी खरीद कर रख लिया जाता है कि कभी एक्सीडेंट हो तो मेरा ये पॉलिसी जो है, वो जो जीवन बीमा मैंने करवा रखा है वो मेरा काम आ जाए। तो पहले रिजल्ट सोच लिया गया है, क्या सोच लिया गया है, रिजल्ट को सोच लिया गया है, इसीलिए हमने क्या चीज को लगाया बच्चे, इन केस को लगाया। समझ में आ गई बात, क्या क्लियर है? बहुत सुंदर। तो इफ और इन केस में बस चुन्नू सा फर्क है। क्या फर्क है कि जो हमारा इफ है वो उसमें हम लोग कंडीशन पहले सोचते हैं, कंडीशन पहले होता है, रिजल्ट उसके अकॉर्डिंग आगे होने वाला होता है। ठीक है, लेकिन जब हम इन केस से कोई कहानी बताना चाहते हैं तो उसमें हमें आगे जो सीक्वेंस दिखाई देता है उसमें रिजल्ट हम पहले से ही एज्यूम करके रखे हुए होते हैं। जैसे मान के चलिए कि मैं आपको बोलूं कि बाबू ये छाता ले जाओ कहीं बारिश ना हो जाए। ठीक है, ये छाता ले जाओ कहीं बारिश ना हो जाए, इसका मतलब क्या हुआ, ये छाता ले जाने का काम पहले हो गया क्योंकि आप बारिश में भीग ना जाए, इसीलिए आपने क्या किया, छाता ले जाने का काम किया। समझ में आ गई बात? तो ये हो गया हमारा कौन सा कंडीशन, इन केस वाला और इफ वाला कंडीशन हो गया। क्या यहाँ तक की बात क्लियर है? जब हम इन केस की बात करते हैं, जब हम बच्चे इन केस की बात करते हैं तो इन केस में हमें क्या पता चलता है कि रिजल्ट हम पहले एज्यूम किए हैं, उसके बाद हमने कंडीशन को क्या किया है बच्चे, दिखाया है। तो इससे क्या हो जाता है, इस तरीके की कहानी में आदमी पहले से क्या रहता है, अलर्ट रहता है। क्या रहता है, अलर्ट रहता है, या तो वो वार्निंग समझ रहा है, वो वार्न हो जाता है। क्या हो जाता है बच्चे, वार्न हो जाता है, वो क्या हो जाता है, सचेत हो जाता है, अलर्ट हो जाता है। तो इस तरीके की कहानी में हम लोग इन केस का यूज करते हैं जब कोई सेंटेंस अलर्ट वाला सिचुएशन हमें देता है, तो हम वहां पर कौन सी कहानी चुनते हैं, इन केस की कहानी चुनते हैं। इज दैट क्लियर? इजी है, कोई बात नहीं मुस्कान, लेट हो गई, गुड मॉर्निंग, कोई दिक्कत नहीं है। कहानी को अब आगे देखो, पीछे वाला बाद में देख लेना। चलते हैं आगे, अब खूबसूरत सी कहानी को थोड़ा सा और आगे लेकर चलते हैं। और इस आगे की कहानी में हमारे सामने सेम टू सेम एक और हमारे पास आता है वर्ड जिसका नाम है जिसको हम लोग कहते हैं प्रोवाइडेड दैट। हम लोग क्या कहने का काम करते हैं बच्चे, प्रोवाइडेड
दैट, ठीक है, या तो इसी का दूसरा नाम है जिसे हम लोग कहते हैं ओनली इफ। क्या कहते हैं बच्चे? ओनली इफ। ये जो हमारे सामने वर्ड्स लिखे हुए प्रोवाइडेड दैट या ओनली इफ, ये ऐसे वर्ड्स हैं, यह भी कंडीशन बताने का काम करते हैं। क्या बताने का काम करते हैं बच्चे? यह भी कंडीशन बताने का ही काम करते हैं। लेकिन ये जो कंडीशन बताते हैं वो कंडीशन अपने आप में क्या होती है? स्पेसिफिक होती है। तो ये जो कंडीशन बताने का काम करते हैं वे स्पेसिफिक कंडीशन को बताने का काम करते हैं। किस कंडीशन को बताने का काम करते हैं? तो हम प्रोवाइडेड दैट या ओनली इफ दोनों सेम है, दोनों के साथ हम क्या बताने का काम करते हैं? स्पेसिफिक कंडीशन को बताने का काम करते हैं। अगर मैं आपके सामने बोलूं कि जैसे एग्जांपल लिया मैंने, यू कैन ड्राइव ओनली इफ यू हैव ड्राइविंग लाइसेंस। ठीक है, तो तुम तभी ड्राइव कर सकते हो, तुम तभी ड्राइव कर सकते हो जब तुम्हारे पास क्या हो? तुम केवल तभी ड्राइव कर सकते हो जब तुम्हारे पास क्या हो? ड्राइविंग लाइसेंस हो। तो यहाँ पर जो ये कंडीशन दिया हुआ है, ये जो बच्चा कंडीशन दिया गया है, ये कौन सा कंडीशन है? स्पेसिफिक कंडीशन है। कौन सा कंडीशन है बच्चे? स्पेसिफिक कंडीशन है कि तुम तभी ड्राइव कर सकते हो जब तक तुम्हारे पास क्या ना हो? जब तक तुम्हारे पास ड्राइविंग लाइसेंस ना हो तब तक तुम क्या नहीं कर सकते हो? ड्राइव नहीं कर सकते हो। ठीक है, अगर मैं इसका दूसरा एग्जाम्पल लूं तो आप लोग फॉर्म फिल करते होंगे। फॉर्म फिल करते हैं तो उसमें आपको क्राइटेरिया दिया जाता है। ठीक है, तो हम क्या बोल सकते हैं? यू कैन फिल दिस फॉर्म प्रोवाइडेड दैट यू आर अ ग्रेजुएट। ठीक है, तो आप तभी इस फॉर्म को भर सकते हैं जब तक आप क्या ना हो? ग्रेजुएट ना हो। ठीक है, तो यहाँ पर ग्रेजुएट होना क्या है? एक स्पेसिफिक कंडीशन है। जब तक आप ग्रेजुएट नहीं पास कीजिएगा तब तक आप इस फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। तो ओनली इफ और प्रोवाइडेड दैट, ओनली इफ और प्रोवाइडेड दैट किस कंडीशन को बताने का काम करता है? स्पेसिफिक कंडीशन को बताने का काम करता है। यहां तक की बात क्लियर है बच्चे? प्रोवाइडेड दैट और ओनली इफ की कहानी क्लियर है? प्रोवाइडेड दैट और ओनली इफ की कहानी क्लियर है बच्चे? इज दैट क्लियर? यस और नो? क्लियर है? गुड, 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 गुड। चलिए आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। और इसी तरीके की कहानी में हमारे सामने एक और आता है जिसे हम लोग कहते हैं क्या चीज? हमारे सामने एक और आता है जिसे हम लोग कहते हैं व्हाट इफ या फिर सपोज। क्या कहते हैं? व्हाट इफ या फिर सपोज, हम इसे कहने का काम करते हैं। ठीक है, चलिए पहले हम इस दोनों कहानी को समझ लेते हैं कि व्हाट इफ या सपोज किस तरीके से काम करता है। जैसे कि अगर मैं आपसे बोलूं, सोचो अगर ऐसा हो तो क्या हो। आपने गाना सुना होगा, सोचो कभी ऐसा हो तो क्या हो। ठीक है, आपने सुना होगा। जैसे मान के चलिए कि मैंने आपके सामने बोला, पूछा कि अगर आप एग्जाम में पास नहीं हुए तो आप क्या करिएगा? तो आप क्या बोलिएगा कि सर आप तो कंडीशन के साथ साथ मेरी राय पूछने लगे, आप तो कंडीशन के साथ साथ मेरी राय पूछने लगे। तो इसी तरीके के सेंटेंस में जब हम सपोज या इफ की, व्हाट इफ की बात करते हैं तो यहाँ पर यहाँ पर जो भी कहानी होती है, यहाँ पर जो भी कहानी होती है बच्चे, उसमें हम क्या पूछने लगते हैं? ओपिनियन पूछने लगते हैं। क्या पूछने लगते हैं बच्चे? ओपिनियन। ओपिनियन का मतलब क्या होता है? हम किसी से राय पूछते हैं। तो जब हम व्हाट इफ या सपोज की बात करते हैं तो हम ओपिनियन या राय पूछते हैं, और ओपिनियन या राय
जो पूछा जाता है इसके लिए हमें कौन से सेंटेंस की जरूरत होती है? तो ओपिनियन या राय पूछने के लिए, ओपिनियन पूछने के लिए हम जो आगे सेंटेंस पूछते हैं वो किस चीज से पूछते हैं? हमें कौन सा सेंटेंस चाहिए? इंटेरोगेटिव सेंटेंस चाहिए होता है। कौन सा सेंटेंस चाहिए होता है बच्चे? इंटेरोगेटिव सेंटेंस चाहिए होता है। इज दैट क्लियर? जब भी हम व्हाट इफ या सपोज की बात करते हैं तो व्हाट इफ या सपोज से हमें क्या पूछा जाता है? हमें क्या पूछा जाता है बच्चे? हम कंडीशन के साथ साथ ओपिनियन पूछने का काम करने लगते हैं। तो जब ओपिनियन पूछा जाता है तो हम आगे कौन से सेंटेंस से ओपिनियन पूछते हैं? इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस क्वेश्चन करते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस से हम ओपिनियन पूछने का काम करते हैं। चंद सवाल आपके पास, बताइएगा कि कहां पर क्या होगा, कहां पर क्या सही, कहां पर क्या गलत। ठीक है? चलिए, आपके सामने 3 सवाल, बताइए क्या होगा? कौन सी कहानी सही, कौन सी कहानी गलत, क्या सही, क्या गलत? चलिए बच्चों, आपको पता है कि जब भी हम सपोज या व्हाट इफ की बात करते हैं, जब भी हम सपोज या व्हाट इफ की बात करते हैं तो हम आगे ओपिनियन पूछने का काम करते हैं और ओपिनियन पूछने के लिए हमें इंट्रोगेटिव सेंटेंस की जरूरत होती है। लिखा हुआ है सपोज इफ ही कम्स लेट व्हाट विल यू डू? ठीक है? अगर वह क्या होता है, लेट से आता है तो तुम क्या करोगे? ठीक है? तुम क्या करोगे? यहाँ पर जो हमारा ये है इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इसीलिए हमें इफ की जरूरत नहीं है। सपोज से अपना काम क्या हो जाएगा? निकल जाएगा। देखिए, अक्सर बच्चे रट्टा मारते हैं। अक्सर बच्चे रट्टा मारते हैं कि अगर एक साथ सपोज या इफ लिखा हुआ है, एक साथ सपोज या इफ लिखा हुआ है तो ये आपस में सुपरफ्लॉस है। आपस में क्या है? सुपरफ्लॉस है। ठीक है? आपस में क्या है? सुपरफ्लूस है। बच्चे रट्टा मारते हैं, बोलते हैं कि सपोज को रखिए तो इफ को हटाइए, अगर इफ को रखिए तो सपोज को हटाइए। ठीक है? लेकिन ये कैसे पता करें सर कि सपोज कहां पर रहना चाहिए और कहां पर इफ आना चाहिए? कहां पर हम सपोज को रखें, कहां पर इफ को रखें? हमें पता है सपोज को कहां पर रखना चाहिए, जहां पर हम ओपिनियन पूछने की बात करते हैं। लेकिन जो बच्चे रट के जाते हैं उसका तो कल्याण हो जाना है। वो बस ये रट के चले जाते हैं, अगर सपोज और इफ है तो इफ को रखिए तो सपोज को हटाइए, सपोज को रखिए तो इफ को हटाइए। ठीक है? लेकिन उसको पता ही नहीं है कि कहां पर सपोज रखना है, कहां पर इफ रखना है। लेकिन अब हमें पता चल गया है कि सपोज कहां पर आना चाहिए, इफ कहां पर आना चाहिए। दूसरे सेंटेंस में लिखा हुआ है सपोज इफ ही कम्स लेट, अगर वह लेट से आता है तो टीचर उसे क्या करेंगे? गुस्सा हो जाएंगे। टीचर गुस्सा हो जाएंगे, ये अपने आप पे रिजल्ट पूरा का पूरा बता दिया गया है। तो सपोज की जरूरत नहीं है, यहाँ पर हमें किसकी जरूरत है बच्चे? इफ की जरूरत है। ठीक है? सपोजिंग इफ ही फॉल्स इल हु विल टेक केयर ऑफ अस? ठीक है? अगर वह क्या हो जाता है? बीमार हो जाता है तो हमारा केयर कौन करेगा? ठीक है? यहाँ पर ना तो हमें इफ की जरूरत है, ना तो सपोजिंग की जरूरत है, हमें बस एक ही कहानी की जरूरत है
जिसे हम लोग कहते हैं सपोज। क्या कहते हैं? सपोज। ठीक है, अगर वह बीमार हो जाता है तो हमारी केयर कौन करेगा? समझ में आ गई बात? तो सपोज कहां पर होना चाहिए, इफ कहां पर होना चाहिए, बात क्लियर है? बातें क्लियर है बच्चे? क्या यहां तक की बात क्लियर है? यस और नो? सुंदर सुंदर, कहानियां क्लियर है, इजी। चलते हैं आगे। देखिए, मैं आपके सामने बस एक सेंटेंस लिख रहा हूं, इस सेंटेंस में क्या गड़बड़ी है, नहीं है, कुछ है या नहीं है, क्या समझ में आ रहा है इस सेंटेंस से, बस ये बताने का काम करिएगा। ठीक है, मैंने लिखा आपके सामने, सी विल कम द पार्टी इफ रोहन इनवाइट्स हर। तो इस कहानी में क्या चल रहा है ये बताने का काम करिएगा बच्चे। शी विल कम टू द पार्टी इफ रोहन इनवाइट्स हर। शी विल कम टू द पार्टी इफ रोहन इनवाइट्स हर। तो आपको सिंपल सी बात पता है कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि सी विल कम टू द पार्टी इफ रोहन इनवाइट्स हर। रोहन जो है वो उसे इनवाइट करने का काम करेगा, काम करता है। यहाँ पर कंडीशन लिखा हुआ है प्रेजेंट टेंस में, और यहाँ पर उसका रिजल्ट लिखा हुआ है। यहाँ पर ये क्या है बच्चे? रिजल्ट लिखा हुआ है, जो कि अपने आप में बिल्कुल सही है। ठीक है, जो कि अपने आप के बिल्कुल सही है। यहाँ पर कंडीशन के साथ रिजल्ट लिखा हुआ है, बीच में इफ का यूज किया गया है। ये कहानी अपने आप में बिल्कुल सटीक बैठ रही है। लेकिन अगर लेकिन अगर मैं ये करूं कि इस कहानी को मैं क्या कर दूं, निगेटिव बना दूं। अगर मैं बोलूं कि इफ, मैंने यहां पर लिख दिया इफ रोहन, इफ रोहन डज नॉट इनवाइट हर। ठीक है, अगर रोहन उसे इनवाइट नहीं करता है तो क्या होगा? तब वो नहीं आएगी। तो आप क्या बोलिएगा? तब तो वो नहीं आएगी। तो हम यहां पर बोलेंगे सी विल नॉट कम टू द, सी विल नॉट कम टू द पार्टी। यही होगा ना बच्चे? अगर रोहन उसे नहीं बुलाएगा तो वो कहां पर नहीं आएगी? पार्टी में नहीं आएगी। लेकिन बच्चे एक बात देखने वाली है यहाँ पर, लेकिन एक बात देखने वाली ये है कि हमने आज तक कंडीशन को निगेटिव में नहीं देखा है। हमने अभी तक कंडीशन को निगेटिव में नहीं बनते हुए देखा है। ठीक है, तो जब भी हम यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर इफ है, इफ के साथ क्या जुड़ा हुआ है बच्चे? नॉट जुड़ा हुआ है। ठीक है, हमने अभी तक ये कहानी नहीं देखी है, अभी तक हमने ये कहानी नहीं देखी है। तो जब भी इफ और नोट, जब भी इफ और नोट एक साथ हमें दिखाई देते हैं किसी कंडीशन को बताते हुए, क्या चीज मैंने बोला कि जब भी हमारा बच्चे इफ के साथ हमें क्या नजर आता है? नॉट नजर आता है, एक साथ दिखाई देता है। तो ये दोनों कहानी को हम आपस में जोड़ते हैं, इन दोनों कहानियों को हम बच्चे आपस में जोड़ते हैं और क्या बना देने का काम करते हैं बच्चे? अनलेस बना देते हैं। इसे हम क्या बना देते हैं? अनलेस बना देते हैं। तो इफ और नॉट आपस में जुड़कर क्या बन जाता है? अनलेस बन जाता है। क्या बन जाता है बच्चे? अनलेस बन जाता है। यहां तक की बात समझ में आई? तो हमें इफ और नोट को आपस में मिलाना है और क्या बनाना है? अनलेस बनाना है। क्या बना देना है बच्चे? अनलेस बना दिए। हमने यहाँ पर अनलेस बनाया, फिर बोला रोहन, उसके बाद हमने क्या लिखा? इनवाइट्स, अनलेस रोहन इनवाइट्स हर। और इसके पहले की कहानी एज इट इज रह जानी है। तो सी विल नॉट कम टू द पार्टी अनलेस रोहन इनवाइट्स हर। समझ में आ गई बात? सी विल नॉट कम टू द पार्टी अनलेस रोहन इनवाइट्स हर। कोई दिक्कत, कोई परेशानी यहाँ पर? तो जब भी हमारे सामने इफ और नोट के साथ कंडीशन बताया जाता है तो इफ और नोट आपस में मिलकर कौन सी कहानी तैयार करते हैं? अनलेस की कहानी तैयार करते हैं। कौन सी कहानी तैयार करते हैं बच्चे? अनलेस की कहानी तैयार करते हैं। चलिए एक और खेल इसी के साथ रच रहा हूं, ध्यान से देखिएगा, गौर फरमाइएगा और समझिएगा। सी विल, मैंने लिखा सी विल वेट हेयर टिल हर
फादर कम्स, ठीक है, टिल हर फादर कम्स, ठीक है ना। तो हमारे पास लिखा हुआ है शी विल वेट हेयर टिल हर फादर कम्स, समझ में आ गई बात। वो यहाँ पर वेट करेगी जब तक उसके पिताजी आ जाते हैं। यहाँ तक की कहानी में कोई दिक्कत नहीं है। फिर से मैं इसको छेड़खानी कर रहा हूं और मैं इसे क्या कर दे रहा हूं बच्चे, मैं इसे निगेटिव बना दे रहा हूं। मैंने लिखा शी विल नॉट वेट हेयर टिल हर फादर टिल हर फादर डज नॉट कम, ठीक है। मैंने फिर से इसको क्या किया, छेड़खानी किया, और छेड़खानी करके मैंने इसके क्या कर दिया बच्चे, मैंने इसे बना दिया निगेटिव। क्या बना दिया, मैंने इसे निगेटिव बना देने का काम किया। तो जब ये निगेटिव बन के तैयार हुआ बच्चे, तो फिर से हमें एक बात का पता चल रहा है, और ये कौन सी बात है, ये बात ऐसी है कि यहाँ पर हमें टिल के साथ क्या दिखाई दे रहा है, नॉट दिखाई दे रहा है। क्या दिखाई दे रहा है बच्चे, फिर से हमें यहाँ पर टिल के साथ किसका पेयर दिखाई दे रहा है, नॉट का पेयर दिखाई दे रहा है। तो जब भी हम इस टिल के साथ, सबसे पहले तो बात है इफ के साथ हम नॉट लिखे हैं, इफ के साथ जब हम नॉट का पेयर देखते हैं तो ये अनलेस बताता है। दोनों मिलकर क्या बना देता है बच्चे, अनलेस बना देता है। और हमें पता है कि इफ के साथ हम कंडीशन बताने का काम करते हैं, इसीलिए हम इस अनलेस के साथ भी क्या बताने का काम करते हैं, कंडीशन ही बताने का काम करते हैं। क्या बताने का काम करते हैं बच्चे, कंडीशन ही बताने का काम करते हैं। लेकिन जब हम इस टिल और अनटिल की बात करते हैं, टिल के साथ जब नॉट का यूज किया जाता है, जब बच्चे इसके साथ टिल के साथ जब नॉट का यूज किया जाता है, तो ये क्या हो जाता है, तो जब हम इस टिल के साथ किसका यूज कर देखते हैं, नॉट का यूज देखते हैं, तो ये दोनों आपस में मिलकर क्या चीज बनाता है, अनटिल बनाता है। याद रखिएगा, टिल में 2 एल होता है, अनटिल में 1 एल होता है। जब ये अनटिल अनटिल बनाता है तो ये कुछ और नहीं, ये टाइम की जानकारी देता है। या किसकी जानकारी देता है बच्चे, टाइम की जानकारी देता है। फिर से समझिएगा कि जब भी हमारे पास इफ के साथ नॉट का पेयर दिखाई देगा, तो हम इन दोनों को मर्ज करके क्या बनाएंगे, अनलेस बनाएंगे। इफ कंडीशन बताता है, इसीलिए अनलेस भी क्या बताता है बच्चे, कंडीशन बताता है। उसके बाद हम आगे की कहानी पर आए कि टिल के साथ अगर नॉट का पेयर दिखे, तो ये आपस में जुड़कर क्या बना देता है, अनटिल बनाता है। और ये किसकी कहानी को बताता है, टाइम की कहानी को बताता है। एक बात और याद रखने की है कि जब भी इफ के साथ नॉट, मतलब कि अनलेस दिखाई दे और अनटिल दिखाई दे, ठीक है, अनलेस और अनटिल दिखाई देता है, तो ये दोनों निगेटिव वर्ड्स होते हैं। इसीलिए हम इन दोनों के साथ आने वाले वाक्य में हम नॉट का यूज नहीं करते हैं। इसका यूज नहीं करते हैं बच्चे, नॉट का यूज नहीं करते हैं, ठीक है। इसके साथ लिखे हुए सेंटेंस के में हम नॉट का यूज नहीं करते हैं, क्योंकि ये दोनों खुद ब खुद क्या है, निगेटिव वर्ड्स हैं। क्या है बच्चे, निगेटिव वर्ड्स हैं। और हाँ, आगे एक बात और ध्यान रखिएगा कि जो हमारे पास अनलेस और अनटिल से बना हुआ सेंटेंस होगा, उसे हम फ्यूचर में नहीं रखते हैं। किसमें नहीं रखते हैं, फ्यूचर में नहीं रखते हैं। हम इस फ्यूचर टेंस को किसमें बदल देते हैं बच्चे, प्रेजेंट में बदल देते हैं। किसमें बदल देते हैं, प्रेजेंट टेंस में हम इसे बदल देते हैं। इज दैट क्लियर। तो अब हम इसको छेड़खानी किए हैं, टिल के साथ नॉट लगाए हैं, तो टिल और नॉट आपस में जुड़कर क्या बनाएगा, अनटिल बनाएगा। क्या बनाएगा, अनटिल, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे, अनटिल हर फादर कम्स, और ये कहानी एज इट इज रह जानी है, ठीक है। तो अनटिल और अनलेस में क्या हुआ, अनटिल और अनलेस में हाँ, अनटिल और अनलेस में बच्चे हमें एक कहानी का ये पता चला कि अनटिल और अनलेस, अनलेस होता है जो कंडीशन को बताता है, टिल के साथ नॉट जुड़ने के बाद अनटिल बनता है जो टाइम को बताता है। इन दोनों के साथ आने वाले सेंटेंस में हम नॉट का यूज नहीं करते हैं। इन दोनों के साथ लिखे हुए सेंटेंस को हम फ्यूचर में नहीं लिखते हैं, प्रेजेंट टेंस में लिखते हैं। किस में लिखते हैं बच्चे, प्रेजेंट टेंस में लिखते हैं। क्या यहाँ तक की बात क्लियर है, यहाँ तक की बात क्लियर है, यस और नो।
चलिए बच्चा, चलिए इसी तरीके से बच्चे हमारे सामने दो और वर्ड आते हैं जो हमें क्या करते हैं, कंडीशन बताने का काम करते हैं। एक आता है जिसका नाम है एज सून एज, ठीक है, और दूसरे का नाम है एज लॉन्ग एज, ठीक है। एक का नाम है एज सून एज, एक का नाम है एज लॉन्ग एज, ठीक है। पहले इसकी कहानी को समझिए कि एज सून एज और एज लॉन्ग एज क्या होता है। जब हम इस एज सून एज की बात करते हैं तो इसका हिंदी में मीनिंग निकल कर आता है जैसे, क्या आता है, जैसे ही। और जब हम इस एज सून एज की बात करते हैं बच्चे, तो ये इमीडिएट एक्शन को बताने का काम करता है। किस एक्शन को बताने का काम करता है? इमीडिएट एक्शन को बताने का काम करता है। मतलब कि जो काम तुरंत होने वाला है, ठीक है, जो काम तुरंत घट जाएगा उसके बारे में कौन बताने का काम करता है बच्चे? हमारा एज सून एज बताने का काम करता है। हेलो, हाँ हेलो, पढ़बै छियै। हाँ हाँ, 11 बजे खुद कॉल कर देंगे। तो एज सून एज मतलब, एज सून एज का मतलब क्या हुआ बच्चे? जैसे ही। और ये जो हमारा एज सून एज होता है वो हमारे इमीडिएट एक्शन को बताने का काम करता है, जो काम तुरंत हो जाए, ठीक है। जब हम इस एज लॉन्ग एज की बात करते हैं, एज लॉन्ग एज की बात करते हैं तो इसका मतलब निकल कर आता है जब तक। क्या निकल कर आता है बच्चे? जब तक निकल कर आता है। और ये क्या बताता है? तो ये बताता है ड्यूरेशन ऑफ एक्शन, ठीक है। ये ड्यूरेशन की बात करता है, किसी एक्शन के ड्यूरेशन की बात करता है, अवधि की बात करता है। समझ में आ रही है बात? ड्यूरेशन ऑफ एन एक्शन होना चाहिए ना, ड्यूरेशन ऑफ एन एक्शन। ये किसी भी एक्शन के अवधि की बात करता है। तो एक जो एज सून एज हुआ वो इमीडिएट एक्शन को बताता है, और एज लॉन्ग एज जो हुआ बच्चे वो किसे बताने का काम करता है? ड्यूरेशन को बताने का काम करता है। प्यारे प्यारे 2-3 सवाल आपके सामने हैं, इसे आप बताने का काम करिएगा कि कहां पर एज सून एज आप लगाइएगा, कहां पर एज लॉन्ग एज लगाइएगा, ठीक है। जैसे इमीडिएट एक्शन दिखाई दे एज सून एज, जैसे ही ड्यूरेशन ऑफ टाइम दिखाई दे, एक्शन दिखाई दे, तो हम एज लॉन्ग एज का यूज करते हैं, ठीक है। बताइए बच्चे, आपके सामने 4 सेंटेंसेस हैं। इन चारों सेंटेंसेस में आप कहां पर एज लॉन्ग एज, कहां पर एज सून एज का मैथिली है बुआ? ध्यान से पढ़िए विवेक मौर्य, पहले सेंटेंस में क्या बताया जा रहा है, उसके बाद एज सून एज और एज लॉन्ग एज। हल्का सा फर्क है, इसी में बच्चा फंसता है। मुन्नू मुन्नू फर्क में आप लोग फंस जाएंगे। देखिए क्या लिखा हुआ है, डैश ही गेट सैलरी ही विल वर्क हेयर, ठीक है। जब तक उसे सैलरी मिलती रहेगी वो यहाँ पर काम करता रहेगा। समझ में आ रही है बात? जब तक उसे आप पैसे देते रहोगे तब तक वो काम करता रहेगा।
यहाँ पर ड्यूरेशन ऑफ टाइम की बात चल रही है, इसीलिए हम यहाँ पर क्या लगा देंगे, एज लॉन्ग एज लगा देंगे। सिंपल सी कहानी थी। डैश ही गेट सैलरी, जैसे ही उसे सैलरी मिलेगी वैसे ही वो इस जॉब को छोड़ देगा। मतलब कि इमीडिएट एक्शन है, आप उसे सैलरी दीजिए, वो क्या करेगा, जॉब छोड़ देगा। समझ में आ रही है बात? सैलरी आई, जॉब छूटा, तो यहाँ पर क्या हो गया, इमीडिएट एक्शन हुआ। तो हमने यहाँ पर क्या जोड़ दिया, एज सून एज को जोड़ दिया। किसको जोड़ दिया बच्चे, एज सून एज को जोड़ दिया। समझ में आ रही है बात? इसके बाद लिखा हुआ ही विल वेट हेयर, वो वेट करेगा यहाँ पर, डैश हिज फादर इज हियर, जब तक उसके पिताजी यहाँ पर है। तो यहाँ पर ड्यूरेशन ऑफ टाइम की बात है, जब तक मेरे पिताजी यहाँ पर रहेंगे मुझे वेट करना पड़ेगा, टाइम लग सकता है, टाइम लगेगा, ड्यूरेशन ऑफ टाइम की बात है, तो हम क्या लगा देंगे, एज लॉन्ग एज लगा देंगे। क्या लगा देंगे बच्चे, एज लॉन्ग एज लगा देंगे। चौथा सेंटेंस आप लोग खुद बनाइए, डैश ही सॉ मी, उसने मुझे देखा, ही टर्न टू हिल्स, ही टर्न टू हिल्स का मतलब होता है, टर्न टू हिल्स का मतलब होता है भाग जाना, ठीक है, तुरंत भाग जाना, उसको कहते हैं टर्न टू हिल्स। अब बताइए फोर्थ नंबर में क्या होगा, सुंदर, कहानी सुंदर चल रही है बउआ। आज सुप्रिया का एक भी कमेंट नहीं आ रहा है, क्या बात हुआ सुप्रिया? अच्छा सुप्रिया ऑफलाइन बा। सुंदर, तो जैसे ही उसने मुझे देखा वैसे ही वो क्या हो गया, भाग गया। तो यहाँ पर इमीडिएट एक्शन चल रहा है, इसीलिए हमने यहाँ पर क्या चीज जोड़ा बच्चे, एज सून एज को जोड़ा है। किसको जोड़ा है बच्चे, एज सून एज को जोड़ा है, ठीक है। चलिए इसी तरीके से हमारे पास इसी का दो भाई बिरादरी आता है, जिसे हम लोग कहते हैं क्या चीज, एक आता है हमारे सामने जिसे हम लोग कहते हैं व्हेन, और दूसरा आता है जिसे हम लोग कहते हैं व्हाइल, ठीक है। व्हेन और व्हाइल दो ऐसे ऐसे आते हैं जो सेम तरीके से हमें क्या करते हैं, डैमेज करने का काम करते हैं। जब हम इस व्हेन की बात करते हैं, जब हम इस व्हेन की बात करते हैं बच्चा, तो ये व्हेन भी हमें क्या बताने का काम करता है, व्हेन जो होता है वो एक इमीडिएट एक्शन को बताने का काम करता है। किसको बताता है, तो हम बोलेंगे ये हमारा इमीडिएट एक्शन को बताता है। किस एक्शन को बताता है, इमीडिएट एक्शन को बताता है। और जब ये हमें बच्चे इमीडिएट एक्शन को बता रहा है, तो इसीलिए हम इसके साथ इनडेफिनिट टेंस लेकर चलते हैं, इनडेफिनिट टेंस लेकर चलते हैं। समझ में आ गई बात, हम इसके साथ कौन सा टेंस लेकर चलते हैं, इनडेफिनिट टेंस लेकर चलते हैं, ठीक है। जब हम आगे इस वाइल की बात करते हैं, तो ये जो वाइल होता है ये हमें कौन सा एक्शन बताता है, जब हम इस वाइल की बात करते हैं बच्चे, तो ये हमें क्या बताता है, ये हमें ड्यूरेशन बताता है। ये हमें क्या बताता है बच्चे, ड्यूरेशन बताने का काम करता है। क्या बताता है, ड्यूरेशन बताता है। और इस ड्यूरेशन को बताने के लिए हम इसके साथ कॉन्टिन्यूअस टेंस यूज करते हैं। कौन सा टेंस यूज करते हैं, कॉन्टिन्यूअस टेंस यूज करते हैं। और आगे आने वाला जो सेंटेंस होगा उसमें भी हम इसके साथ कौन सा टेंस यूज करते हैं, कॉन्टिन्यूअस टेंस ही यूज करते हैं। कौन सा टेंस यूज करते हैं बच्चे, कॉन्टिन्यूअस टेंस ही हम इसके साथ यूज करते हैं। समझ में आ गई बात। और जब हम इस वेन वाले सेंटेंस की बात करते हैं, तो आगे हम इसके साथ इंडेफिनिट टेंस लिखें, ठीक है, इसके साथ हम इंडेफिनिट टेंस लिखें, कॉन्टिन्यूअस टेंस लिखें, ठीक है, या परफेक्ट टेंस लिखे, हमें फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन ये दोनों के दोनों जो सेंटेंस बनाएंगे, दोनों के दोनों जो सीक्वेंस बनाएंगे, वो कौन सा सेंटेंस बनाएंगे, ये दोनों के दोनों हमें टाइम सेंटेंस बनाते हुए नजर आएंगे। ये दोनों के दोनों जो होंगे वो कौन सा सेंटेंस बनाते हुए हमें नजर आएंगे बच्चे, टाइम सेंटेंस बनाते हुए नजर आएंगे। फिर से समझिएगा, जब हम इस व्हेन की बात करते हैं, तो व्हेन हमें इमीडिएट एक्शन बताने का काम करता है, इसीलिए हम इसके साथ इंडेफिनिट टेंस लेकर चलते हैं, ठीक है। जब हम इस वाइल की बात करते हैं, तो ये हमें ड्यूरेशन बताने का काम करता है, इसीलिए हम इसके साथ कॉन्टिन्यूअस टेंस लेकर चलते हैं। और इसमें हम पहले सेंटेंस में भी कॉन्टिन्यूअस और दूसरे सेंटेंस में भी कॉन्टिन्यूअस टेंस ही रखते हैं। लेकिन जब इस व्हेन वाले सेंटेंस की बात आती है, तो पहला सेंटेंस इंडेफिनिट होगा, दूसरा सेंटेंस इंडेफिनिट हो, चाहे कॉन्टिन्यूअस हो, चाहे परफेक्ट हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन दोनों के दोनों सेंटेंसेज हमें कौन से सेंटेंस की बात करते हैं, ये हमें टाइम सेंटेंस को बताते हुए नजर आते हैं। ये दोनों के दोनों सेंटेंस हमें क्या बताते हुए नजर आते हैं बच्चे, टाइम सेंटेंस ही बताते हुए नजर आते हैं, ठीक है। आपके सामने दो तीन सवाल मैं दे रहा हूं, इसमें आप व्हेन और व्हाइल लिखने का बताने का काम करिएगा, ठीक है। बस एक दो सवाल हैं, इसके बाद एक दो सवाल के बाद हमारी कहानी खत्म हो जाएगी, किसकी, कंडीशनल सेंटेंसेस की।
चलिए बच्चे, आपके सामने दो प्यारे प्यारे सेंटेंसेस हैं, कहां पर व्हेन, कहां पर व्हाइल। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया कहानी चली आप लोगों की। लिखा हुआ है डैश ही इंटर्ड माय हाउस, आई वाज वाचिंग टीवी। ठीक है, घर में अंदर कोई घुसता है तो घुसने का काम क्या होता है, तुरंत हो जाता है, इमीडिएट एक्शन है। खोला दरवाजा और अंदर घुस गया, इसीलिए हमने यहाँ पर क्या चीज को लिखा बच्चे, व्हेन को लिखने का काम किया। व्हेन ही इंटर्ड माय हाउस आई वाज वाचिंग टीवी, डैश इट वाज रेनिंग, नमन वाज ड्राइविंग रैशली। ठीक है, तो जो बारिश होगी उसमें क्या होगा, लगातार बारिश होती जाती है। अब ऐसा तो होता नहीं है कि बारिश हुई, ऐसे बूंद टपका और छूट गया, ऐसा तो कभी कभी होता है, लेकिन लगातार समय में ड्यूरेशन ऑफ टाइम की बात होती है। तो हम लोग यहाँ पर क्या चीज जोड़ने का काम करेंगे बच्चे, वाइल जोड़ने का काम करेंगे। वाइल इट वाज रेनिंग नमन वाज ड्राइविंग रैशली। कोई दिक्कत, कोई परेशानी यहाँ पर बच्चे? व्हेन ही इंटर्ड माय हाउस, हाउस होगा प्रिया भारती, इंटर नहीं, व्हेन ही इंटर्ड माय हाउस। काहे बच्चे, इंटर्ड तो ठीक तो है यहाँ पे। हमने क्या लिखा है यहाँ पर कि जब हम व्हेन की बात करते हैं तो हम इमीडिएट एक्शन को बताने का काम करते हैं और हम इंडेफिनिट टेंस को लेकर चलते हैं। अब इंडेफिनिट टेंस का मतलब ये थोड़ी होता है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट, इंडेफिनिट का मतलब होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट। तो पास्ट में हम इसको नहीं लिख सकते हैं क्या? जरूर लिख सकते हैं, आसानी से लिख सकते हैं, आराम से लिख सकते हैं, क्या दिक्कत? हम चाहे यहाँ पर इंटर्ड के जगह पर इंटर्स भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हम यहाँ पर इंटर्ड के जगह इंटर्स भी लिख सकते हैं। नहीं नहीं नहीं, जब मैं खाली इंडेफिनिट लिखूं, मैं खाली इंडेफिनिट लिखूं तो इसका मतलब प्रेजेंट पास्ट दोनों होना चाहिए। ठीक है, प्रेजेंट पास्ट दोनों होना चाहिए। फ्यूचर इसीलिए नहीं होगा क्योंकि हम कंडीशन को फ्यूचर में नहीं बताने का काम करते हैं, इसीलिए मैं फ्यूचर का जिक्र नहीं करता हूं। ठीक है, ये क्लास में पहले ही क्लास में बता दिया गया है कि हम फ्यूचर को क्यों नहीं करते हैं, वो कहानी हम लोगों ने टाइमलाइन पर पढ़ रखी है। ठीक है, और यहाँ पर जो हमारा इंडेफिनिट कॉन्टिन्यूअस परफेक्ट है, तो ये तीनों सेंटेंस क्या बोलते हैं उसमें चल सकता है, प्रेजेंट पास्ट सब में चल सकता है। तो जब मैं खाली इंडेफिनिट मतलब कि कोई भी टेंस का अगर मैं कोई भी फॉर्म लिखने का काम करूं, अगर पर्टिकुलर टेंस लिखने का काम नहीं करूंगी, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, तब तक आप लोगों को ये नहीं मानकर चलना है कि ये एक पर्टिकुलर टेंस है। ठीक है, इंडेफिनिट लिखा हूं तो आपको पता चलना चाहिए कि ये प्रेजेंट भी हो सकता है, पास्ट भी हो सकता है। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए, लास्ट कहानी आज की, थोड़ी सी कहानी में हम लोग किसके साथ लड़ाई लड़ते हैं, इफ या वेन के साथ। किसके साथ लड़ाई लड़ते हैं? इफ और वेन का लड़ाई लड़ते हैं। ठीक है, इफ और वेन की लड़ाई पे हम लोग आते हैं। ठीक है, पहले समझ लीजिए क्या होता है इफ और वेन की लड़ाई में।
जब हम इस इफ की बात करते हैं, जब हम बच्चे इस इफ की बात करते हैं, तो हमें पता है कि इफ के साथ कंडीशन और इसके बाद हम क्या बताने का काम करते हैं, रिजल्ट बताने का काम करते हैं। इफ के साथ कंडीशन उसके बाद रिजल्ट आता है, ये कहानी हमें पता है, ठीक है। जब हम इफ के साथ कंडीशन और रिजल्ट बताते हैं बच्चे, तो ये अपने आप में किस कहानी को बयां करता है, तो ये अपने आप में इनडेफिनिट एक्शन को बयां करता है। किसको बयां करता है बच्चे, इनडेफिनिट एक्शन को बयां करता है, जो कंडीशन के साथ लिखी हुई होती है, जो कंडीशन के लिए होती है। किसके लिए होती है बच्चे, जो कंडीशन के लिए होती है। समझ में आ गई बात। जब भी हम इफ के साथ कोई भी सीक्वेंस बनाकर चलते हैं, तो वो अपने आप में इनडेफिनिट एक्शन को बयां करता है, जो कि कंडीशन के साथ जुड़ी हुई होती है। किसके साथ जुड़ी हुई होती है, कंडीशन के साथ जुड़ी हुई होती है। लेकिन बच्चे, जब हम इस व्हेन के साथ सीक्वेंस को लेकर चलते हैं, जब हम इस व्हेन के साथ सीक्वेंस को लेकर चलते हैं, तो इस सीक्वेंस में ये अपने आप में कौन सी कहानी को बयां करता है, तो ये अपने आप में डेफिनिट एक्शन को बयां करता है। ये अपने आप में डेफिनिट एक्शन को बयां करता है, और साथ साथ ये किसके साथ जुड़ा हुआ होता है, तो हम बोलेंगे ये अपने साथ टाइम क्लॉज को बताने का काम करता है। ठीक है, ये अपने साथ कौन से क्लॉज को बताने का काम करता है बच्चे, टाइम क्लॉज को बताने का काम करता है। बस दो अंतिम प्यारे प्यारे सवाल, कहां पर इफ, कहां पर व्हेन, बता दीजिएगा मेरे को। ठीक है, बताइए बच्चे, कहां पर इफ, कहां पर व्हेन। सुंदर, बहुत बढ़िया। चलिए, लिखा हुआ है डैश संजीव मिसबिहेव्ड, हिज फादर वुड स्कोल्ड हिम। देखो, यहाँ पर उसके पिताजी सोच रहे हैं, ठीक है, अगर संजीव मिसबिहेव करता है, तो उसके पिताजी उसे डांटने का काम करेंगे। डांटने का काम अभी हुआ नहीं है, होना बाकी है। मतलब कि ये इंडेफिनिट एक्शन की बात कर रहा है, और इंडेफिनिट एक्शन के लिए हम किसका चुनाव करते हैं बच्चे, इफ का चुनाव करते हैं। लिखा हुआ है डैश संजीव मिसबिहेव्ड, हिज फादर स्कोल्डेड हिम। ठीक है, उसके पिताजी ने उसे डांट दिया, मतलब कि ये कहानी डेफिनिट हुई। संजीव ने मिसबिहेव किया, ये भी कहानी अपने आप में डेफिनिट हुई। जब दोनों डेफिनिट कहानी को बता रहा है, तो हम टाइम क्लॉज लेकर चलते हैं, और ये कहानी अपने आप में क्या चीज को बयां करेगी, हम बोलेंगे यहाँ पर हम व्हेन को लिखने का काम करेंगे। किसको लिखने का काम करेंगे बच्चे, तो व्हेन को लिखने का काम करेंगे। यहाँ तक की कहानी क्लियर है। तो आज की कहानी में हमने कंडीशनल सेंटेंसेस को क्लियर किया है। ठीक है, तो बच्चे, आज की कहानी में इतना ही। अगली क्लास में अगले टॉपिक के साथ मिलते हैं। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आप लोगों का बच्चे। जय हिंद।